हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम हिमालय नदी तंत्र में बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी तंत्र में गंगा व उसकी सहायक नदियों को लेकर के जिक्र करने वाले हैं और जिस तरीके से गंगा नदी से संबंधित क्वेश्चन पेपर में आते हैं हम उनकी बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी तंत्र यानी बात आज किसकी होगी? गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी का उद्गम, गंगा को किस किस नाम से जाना जाता है, गंगा से संबंधित कुछ प्रयाग हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें गंगा नदी तंत्र की तो उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। यानी गंगा नदी कहाँ से निकली है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। और यह गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड। यानी ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहाँ से नदी निकली है और इस नदी का नाम है जाह्नवी। इस नदी का नाम क्या है? प्रारंभ में जाह्नवी। यानी हम ये कह सकते हैं कि गंगा नदी जब निकली थी तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था जाह्नवी। ये गंगा नदी कहाँ से निकली है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। आगे यहाँ पर स्थित है जिसका नाम है गोमुख। गोमुख। और ये गोमुख के बाद में भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गोमुख के बाद में ये किसके नाम से जानी जाती है? भागीरथी के नाम से जानी जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? प्रारंभ अगर देखा जाए इसका तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से हो रहा है इसका उद्गम। जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकली तो इसका प्रारंभ में नाम क्या था? प्रारंभ में इसका नाम जाह्नवी था। जब ये गोमुख से आगे बहती है तो गोमुख के बाद में इस जाह्नवी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी आगे की ओर बढ़ रही होती है, इधर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग खतलिंग ग्लेशियर। और इस खतलिंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है इस तरीके से। इस नदी का नाम है भिलांगना। नदी का नाम क्या है? भिलांगना नदी। ये नदी जिस जगह पर मिलती है यहाँ एक संगम है और इस संगम का नाम है गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग में भिलांगना नदी भागीरथी से मिलती है। और इसी गोविंद प्रयाग में यानी दोनों नदियों के संगम पर एक डैम बनाया गया है। इसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध। टिहरी बांध। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है। यानी टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर। ये जो टिहरी बांध है, टिहरी जगह पर गढ़वाल जिले में बना हुआ है। और गढ़वाल जिला कहाँ पर है? यूके में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये टिहरी बांध उत्तराखंड में है। टिहरी बांध भिलांगना भागीरथी के नदी के संगम पर है। टिहरी बांध टिहरी नामक स्थान पर जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
तो आंसर क्या है, टिहरी बांध। ये क्वेश्चन आता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं यही बांध करा रहा हूँ तो मैं यही बताने वाला हूँ कि जब टिहरी बांध बनाया जा रहा था तो उस समय कुछ पेड़ काटे जा रहे थे, और जब पेड़ काटे गए जा रहे थे तो उस समय वहाँ के स्थानीय लोग उन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गए, और पेड़ों से चिपक गए तो यहीं पे जो चिपक गए थे उनकी वजह से यहाँ एक आंदोलन चला जिसका नाम था चिपको आंदोलन। आंदोलन कौन सा था, चिपको आंदोलन। और ये चिपको आंदोलन कब चला था, 1973 ईस्वी में। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा। यानी इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कब चला था, 1773 में। चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। वहीं हम आगे बात करें, यहाँ से ये नदी जब आगे बहती है इस तरीके से, और इधर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है, यहाँ बना दें, यहाँ एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ। ग्लेशियर का नाम क्या है, सतोपंथ। और एक ग्लेशियर यहाँ पर है जिसका नाम है मिलांव। सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है इस तरीके से, और यहाँ पर एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। और इस नदी का नाम है धौली गंगा। तो धौली गंगा निकली है मिलाम ग्लेशियर से, और विष्णु गंगा निकली है सतोपंथ ग्लेशियर से। ये दोनों नदी जिस जगह पर मिलती हैं उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा किस प्रयाग पर मिलती हैं, तो विष्णु प्रयाग पर मिलती हैं। और यहीं से जो नदी आगे बहती है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नदी। ये जो अलकनंदा नदी का अगर उद्गम पूछे तो अलकनंदा नदी का उद्गम कौन सा है, सतोपंथ ग्लेशियर है। सतोपंथ ग्लेशियर से जो विष्णु गंगा निकली है, धौली गंगा से मिलकर ये विष्णु प्रयाग पे अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। और इन दोनों के संगम पर ही यहाँ पर एक तीर्थ स्थल बना हुआ है जिसका नाम है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ भगवान विष्णु की तीर्थ स्थल है। भगवान विष्णु का तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ। आपसे पूछेगा बद्रीनाथ कहाँ पर है, विष्णु प्रयाग में। अगर कभी क्वेश्चन आया अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो आंसर अगर सतोपंथ ग्लेशियर नहीं है तो आंसर क्या आएगा, बद्रीनाथ। क्योंकि बद्रीनाथ के बाद में इसका नाम क्या पड़ा है, अलकनंदा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये अलकनंदा बह के आ रही है, इधर से भागीरथी बह के आ रही है, जिस जगह पर ये दोनों नदी मिलती हैं इसे कहते हैं देवप्रयाग। ये कौन सा प्रयाग है, देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं, तब यहाँ से आगे जो नदी बहती है इसका नाम है गंगा नदी। यानी गंगा नदी गंगा के नाम से कहाँ से जानी जाती है, तो गंगा नदी गंगा के नाम से देवप्रयाग के बाद में जानी जाती है। देवप्रयाग के बाद में हम गंगा नदी को गंगा कह सकते हैं। उससे पहले ये अलकनंदा और भागीरथी से मिलती है, जब जाके ये क्या बनती है, गंगा। अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर है भागीरथी और अलकनंदा। अगर यहीं से भी हम बात करें कि ये जो अलकनंदा नदी है, इधर से एक नदी निकल के आती है और इस नदी का नाम है नंदाकिनी। कौन सी नदी है, नंदाकिनी नदी है। और ये जिस जगह पर अलकनंदा से मिलती है
प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? नंद प्रयाग। यहीं से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, और मंदाकिनी जिस जगह पर मिलती है यहाँ पर एक प्रयाग है जिसका नाम है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। इधर से एक नदी आती है बहती हुई और इस नदी का नाम है पिंडार नदी। नदी कौन सी है? पिंडार नदी। और पिंडार नदी जिस जगह पर मिलती है वहाँ पर है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। मेरे प्यारे दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो मंदाकिनी नदी है इसी के तट पर स्थित है केदारनाथ। इसी के तट पर क्या स्थित है? केदारनाथ। तो आपसे पूछेगा बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? ये बद्रीनाथ विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग पर स्थित है। विष्णु प्रयाग सतोपंत और विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम पर स्थित है बद्रीनाथ। वहीं से निकली अलकनंदा। तो जब ये देवप्रयाग में मिलती है उसके बाद में ये किसके नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। तो मैं यहाँ पर सभी प्रयागों को एक साइड में लिखता हूँ। जितने भी प्रयाग हैं एक ही बार में यहाँ लिख देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे यहाँ प्रयाग की, प्रयाग, और यहाँ लिखेंगे हम नदी संगम, यानी किस किस नदी का संगम है। प्रयाग की सबसे पहले हम बात करेंगे गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग, और गोविंद प्रयाग में संगम है भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी और कौन सी है? भिलांगना। वहीं हम आगे बात करेंगे विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग में जिन दो नदियों का संगम है वो है आपकी विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, और एक है धौली गंगा। धौली गंगा। आगे हम बात करें नंद प्रयाग की। नंद प्रयाग, और नंद प्रयाग में अलकनंदा, अलकनंदा का संगम, और दूसरी नदी कौन सी है? नंदाकिनी। नंदाकिनी भी बोल सकते हैं या नंद की नदी बोल सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग, तो रुद्र प्रयाग में जिन जिन नदियों का संगम है एक है अलकनंदा और एक है आपकी मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी। वहीं हम बात करेंगे कर्ण प्रयाग की। कर्ण प्रयाग पे जिन नदियों का संगम है वो है अलकनंदा, अलकनंदा, और एक है आपकी पिंडार नदी। पिंडार नदी। वहीं हम आगे बात करेंगे एक है देवप्रयाग। देवप्रयाग, और देवप्रयाग में संगम है भागीरथी और एक है अलकनंदा। अलकनंदा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रयाग हैं और ये नदियां यहाँ पर मिल रही हैं। तो पूछ सकता है आपसे कि रुद्र प्रयाग में किस किस नदी का संगम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, यानी अलकनंदा से मंदाकिनी मिलती है। वहीं हम बात करें प्रयागराज की। प्रयागराज, और प्रयागराज में संगम है गंगा और यमुना का।
गंगा का और यमुना का। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये प्रयाग पेपर में पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल आपके सामने ये है और वो थ्योरी समझ लीजिए आप उसको। तो ये आपकी पूरी की पूरी कहानी जो मैं बता रहा हूँ, ये पूरी कहानी अगर हम प्रयाग को छोड़ दें तो ये इसको छोड़ दिया, पूरी की पूरी कहानी ये कहाँ की है? उत्तराखंड की है। कहाँ की है? उत्तराखंड की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम यहाँ से आगे बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम यहाँ से आगे की बात करने वाले हैं कि गंगा के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, फिर उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं गंगा के किनारे बसे शहरों के बारे में। कौन कौन सा इम्पोर्टेंट शहर है उसके बारे में हमें बात करनी है। यानी गंगा, ये भागीरथी और ये अलकनंदा। ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है। ये जिस जगह पर मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग। ये कौन सा प्रयाग है? देवप्रयाग। यहाँ से नदी जब ये आगे चलती है तो इसके किनारे पर यहाँ एक शहर है जिसका नाम है ऋषिकेश। कौन सा शहर है? ऋषिकेश। और यहाँ एक शहर है जिसका नाम है हरिद्वार। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो ऋषिकेश है ये भी गंगा के तट पर है, हरिद्वार है ये भी गंगा के तट पर है। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गंगा हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार से पहले आप जाओगे, हरिद्वार से पहले गंगा नदी का पानी एकदम साफ सुथरा दिखाई देगा। एकदम आप उस नदी में पत्थर देख सकते हो नीचे तली वाले। लेकिन जैसे ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है ये मिट्टी में जाके मिल जाती है, तो इसका रंग भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो गंगा हरिद्वार के बाद में मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है और गंगा यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। वहीं हम गंगा के किनारे पर देखेंगे उत्तर प्रदेश का फेमस शहर जिसे हम परफ्यूम शहर कहते हैं, कन्नौज। कन्नौज भी किस नदी के तट पर है? गंगा के पर। वहीं आगे हम बात करेंगे कानपुर। कानपुर भी गंगा नदी के तट पर है। यही हम बात करेंगे प्रयागराज। प्रयागराज यानी इलाहाबाद पुराना। यही हम बात करेंगे वाराणसी। वाराणसी के बाद में बहती हुई ये बलिया। बलिया यूपी से निकल कर के बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में बक्सर, बक्सर के बाद में पटना, पटना और भागलपुर। भागलपुर शहर से होती हुई ये आगे निकल जाती है झारखंड में और झारखंड में निकलने के बाद ये आगे चली जाती है पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल के बाद में ये इस तरीके से बढ़ जाती है और यहाँ के बाद में ये चली जाती है बांग्लादेश में। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपका झारखंड है और ये आपका क्या है? बिहार। ये आपका क्या है? बिहार। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बिहार है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका यूपी है और ये आपका इधर उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड, यूपी और बिहार और ये झारखंड
और इधर वेस्ट बंगाल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है। यानी हम यहीं पे हम ये कह सकते हैं कि गंगा का प्रवाह क्षेत्र, गंगा का प्रवाह क्षेत्र क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गंगा के प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये भारत में 5 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में बहती है। 5 राज्य में एक है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका बिहार, चौथा है झारखंड और 5वां है पश्चिम बंगाल। पांचवा कौन सा है? पश्चिम बंगाल। वही हम बात करें कि ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी 2 देशों से होके बहती है। कितने देशों में बहती है? 2 देशों में बहती है। देश की बात करेंगे, एक अपना भारत और दूसरा है बांग्लादेश। दूसरा कौन सा है? बांग्लादेश। तो भारत में भी बहती है और ये बांग्लादेश में बहती है। 5 राज्यों में बहती है। ये इसका प्रवाह क्षेत्र है, ये इसके किनारे बसे शहर हैं। कभी भी पेपर में पूछे आप बता देना। वहीं हम बात करने वाले हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। जब गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी बनती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये गंगा नदी इधर से भागीरथी, इधर से अलकनंदा, ये अलकनंदा नदी, ये भागीरथी नदी, जिस जगह पर मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग। जब ये देवप्रयाग के बाद में इस तरीके से बहती है और बहती हुई इस तरीके से बह रही है और इधर से एक नदी आ रही है, इसके बारे में बात करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे सहायक नदियों को लेकर, तो सबसे पहले मैदानी भाग में अगर कोई नदी मिलती है तो इस नदी का नाम है रामगंगा। ये कौन सी नदी है? रामगंगा। और रामगंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है? नैनीताल से। कहाँ से हुआ है? नैनीताल से हुआ है। और यूपी में जिस जगह पर मिलती हैं उस जगह का नाम है कन्नौज। कौन से शहर में मिलती है ये? यूपी से जाकर के कन्नौज में मिलती है। और निकली कहाँ से है? रामगंगा से। और मेरे प्यारे दोस्तों, रामगंगा कहाँ से निकली है? नैनीताल से। रामगंगा के बारे में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान नाम है जिम कॉर्बेट। ये जिम कॉर्बेट के मध्य से कौन सी नदी बहती है? तो आंसर क्या आएगा? रामगंगा। इसीलिए जिम कॉर्बेट का नाम बदल करके हाल ही में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, बात करेंगे इधर से एक और नदी बह के आ रही है। इस नदी का नाम है गोमती। ये कौन सी नदी है? गोमती नदी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, गोमती नदी का उद्गम ये हुआ है फुल्लर झील से। कहाँ से हुआ है? फुल्लर झील से हुआ है। और फुल्लर झील कहाँ पर है? यूपी के पीलीभीत जिले में। पीलीभीत जिले में, यूपी का पीलीभीत जिला है, उसमें से ये नदी निकली है। हम यहाँ लिख लें इसको, पीलीभीत है। पीलीभीत कहाँ पर है? यूपी में। ये जो गोमती नदी फेमस है इसलिए क्योंकि इसके तट पर एक शहर है जिसका नाम है जौनपुर।
और एक शहर है जिसका नाम है लखनऊ। कौन सा शहर है? लखनऊ। तो यूपी का लखनऊ शहर और यूपी का जौनपुर, ये दोनों ही गोमती नदी के तट पर हैं और ये जाकर के जिस जगह पर मिलती है उसका नाम है वाराणसी। किस जगह पर जाके मिलती है? ये वाराणसी पर जाके मिलती है। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों आगे हम बात करेंगे एक और नदी के बारे में जिसका नाम है घाघरा। कौन सी नदी है ये? घाघरा नदी है। अगर हम घाघरा नदी के बारे में बात करें तो ये घाघरा नदी मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। मापचा चुंगो ग्लेशियर ये तिब्बत के पठार में स्थित है। किस ग्लेशियर से निकलती है? मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। मापचा चुंगो ग्लेशियर। और ये जो मापचा चुंगो ग्लेशियर कहाँ पर है? ये तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। और मेरे प्यारे दोस्तों जिस जगह पर ये गंगा में आके मिलती है उसका नाम है छपरा। गंगा में ये नदी कहाँ पर आके मिलती है? छपरा में मिलती है। अगर हम वही बात करें इस घाघरा को नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है। इसको नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है? कर्णाली के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाता है? कर्णाली के नाम से जाना जाता है। और जब ये घाघरा अयोध्या में पहुंचती है तो इसको, जब ये अयोध्या में पहुंचती है अयोध्या में, तो अयोध्या में इस नदी का नाम है सरयू। क्या नाम है? सरयू। तो सरयू ही घाघरा है और घाघरा ही सरयू है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि अयोध्या किस नदी के तट पर है, अगर ऑप्शन में सरयू नहीं है तो आंसर क्या आएगा? घाघरा आंसर आएगा। और घाघरा को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली के नाम से जाना जाता है। और ये घाघरा नदी गंगा में कहाँ जाके मिलती है? छपरा। और छपरा किसका जिला है? बिहार का जिला है। आगे हम बात करेंगे घाघरा के बाद में एक और नदी है। इस नदी का नाम है गंडक। नदी का नाम क्या है? गंडक। और गंडक मेरे प्यारे दोस्तों ये गंडक नदी धौलागिरी पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? धौलागिरी पर्वत से निकलती है। इस गंडक नदी के कई सारे नाम हैं। गंडक नदी के कई सारे नाम, इसको हम कह सकते हैं सदा नीरा। क्या कह सकते हैं? सदा नीरा कह सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों इसी नदी का नाम है सालग्रामी। इसी नदी का नाम क्या है? सालग्रामी। और इसी नदी को हम कह सकते हैं नारायणी। इसी नदी का नाम क्या है? नारायणी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो गंडक नदी है इसी का नाम सदानीरा है पौराणिक कथाओं के अनुसार देखेंगे। वहीं हम सालग्रामी भी देख सकते हैं और इसी को हम नारायणी कह सकते हैं। इसी को हम काली गंडक, गंडकी नदी, सब इसी के नाम हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हमें ये देखना है कि ये मिलती कहाँ पर हैं। तो ये जो गंडक नदी है इसके मिलने का स्थान है आपका पटना। ये कहाँ पर मिलती है? ये पटना में मिलती है। किस जगह पर मिलती है? पटना में मिलती है। तो गंडक पटना में मिलती है यमुना नदी में। गंडक, सदानीरा, सालग्रामी, नारायणी, गंडकी, काली गंडक, मतलब सबका एक ही है। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि ये जो गंडक नदी है इसी नदी के तट पर एक मेला फेमस है। क्या है? एक मेला फेमस है और उस मेला का नाम है, जो लगता है इसका नाम है सोनपुर पशु मेला।
कौन सा मेला लगता है? सोनपुर पशु मेला। ये सोनपुर पशु मेला सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है सोनपुर पशु मेला। आगे हम बात करेंगे गंडक नदी के बाद जो एक नदी बह के आती है इसके बारे में जानकारी। ये जो नदी बह के आ रही है इस नदी का नाम है कोसी। इस नदी का नाम क्या है? कोसी। कोसी के बारे में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कोसी नदी अगर हम इसको सीधी न बना करके अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कोसी नदी है ये इस तरीके से बहती है। कोसी नदी सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। इस तरीके से मार्ग बदलती है, इस तरीके से मार्ग बदलती है। और ये कोसी नदी है ना, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में जितनी भी बाढ़ आती है वो सब कोसी नदी में आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम कोसी नदी के बारे में जानकारी करें तो ये कोसी नदी है ना, ये नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल से। अगर हम नेपाल से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये गोसाई की पहाड़ी से निकलती है। तो ये जो गोसाईनाथ की पहाड़ी है ये तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर है? गोसाईनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है? तिब्बत में। गोसाईनाथ की पहाड़ी, यानी गोसाईनाथ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कोसी नदी निकलती है। कौन सी नदी है ये? कोसी नदी। विश्व में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। और ये बिहार में गंगा नदी में कटिहार नामक स्थान पर मिलती है। किस स्थान पर मिलती है? कटिहार। ये कटिहार नामक स्थान पर मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोसी के संबंध में क्वेश्चन आएगा। कोसी बिहार का शोक है, विश्व में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदी है, गंगा की सहायक नदी है और गंगा में ये मिलती है कटिहार बिहार में जा कर के। अब हम इसी के बाद में बात करेंगे एक नदी के बारे में जो हिमालय से निकलने वाली सबसे अंतिम नदी है, जो बाईं से गंगा में मिलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इस नदी के बारे में बात करें तो ये नदी इधर से निकली है, यहाँ से निकली है ये नदी। और इस नदी का नाम है महानंदा। नदी का नाम क्या है? महानंदा नदी। और ये महानंदा नदी यहाँ से निकली है दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग कहाँ से निकली है? दार्जिलिंग से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे ये महानंदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? दार्जिलिंग से हुआ है। ये दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में। और ये जाकर के बांग्लादेश में एक जगह जिसका नाम है नवाबगंज। नवाबगंज जिला है और ये कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। यानी आपसे पूछें कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली हिमालय की सबसे अंतिम नदी कौन सी है, यानी हिमालय से कोई नदी निकल रही है और वो गंगा में जाकर के मिल रही है, तो वो अंतिम नदी कौन सी है बाईं ओर से मिलने वाली, जिसका नाम है महानंदा नदी। ये बांग्लादेश में मिलती है। और इधर से एक नदी बह के आ रही होती है इस तरफ से, और यहाँ जाकर के इस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है इस नदी का नाम? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र में ये गंगा नदी जाकर के मिल जाती है। हम जैसे ही यहाँ तक इन सहायक नदियों के बारे में जिक्र करते गए, ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। ये सब की सब किधर से मिल रही हैं? बाईं ओर से। जैसे ये गंगा नदी यहाँ पश्चिम बंगाल में बहती है और पश्चिम बंगाल में यहाँ पर एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम है फरक्का। इस बांध का नाम क्या है? फरक्का बांध है।
कौन सा बांध है? फरक्का बांध है। ये फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है फरक्का बांध? पश्चिम बंगाल में है। ये गंगा नदी पर है, गंगा नदी की वितरिका पर स्थित है। जब ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल में बहती है तो दो भागों में ऐसे बट जाती है। जब ये दो भागों में ऐसे बढ़ती है तो इसकी एक धारा जो बांग्लादेश की तरफ चली जाती है उसे कहते हैं हम भागीरथी, और एक धारा जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है उसे हम कहते हैं हुगली। तो कहीं ना कहीं इस वाली धारा को क्या कह सकते हैं? इस वाली धारा को कह सकते हैं भागीरथी, भागीरथी नदी, और इस वाली धारा को हम कह सकते हैं हुगली। तो हुगली नदी किसकी वितरिका है? गंगा की। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से एक नदी निकली है, ये एक जगह जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इससे एक नदी निकली है और वो जाकर के हुगली में मिलती है। इस नदी का नाम है दामोदर। कौन सी नदी है ये दामोदर नदी है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली की ये सहायक नदी है। इसी पर सबसे लंबा बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध। और ये हीराकुंड बांध संबलपुर में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? संबलपुर। और संबलपुर किसका जिला है? उड़ीसा का, यानी ओडिशा में बना हुआ है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कहाँ पर है? उड़ीसा में। किस नदी पर है? ये दामोदर नदी पर है, सॉरी महानदी पर है वो तो, सॉरी। यानी यही हम बात करें कि ये छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकली है? दामोदर नदी निकली है। और ये जाकर के किससे जाके मिल जाती है? हुगली से जाकर के मिल जाती है। ये आपने देखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इधर से एक बह के आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से गंगा जा रही है। तो गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को किसके नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में? पद्मा के नाम से। और इसी ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है? जमुना के। और जब ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिल जाती हैं तो इनकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। इनकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है? इनकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं के बीच का ये वाला जो क्षेत्र है इसी को कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। इसी को हम क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। और ये जो सुंदरवन का डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। हटा दें, इस पर क्या पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इस सुंदरवन के डेल्टा पे एक वनस्पति पाई जाती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति। और ये जो मैंग्रोव वनस्पति है ना, इसको कहते हैं पृथ्वी का गुर्दा या किडनी। पृथ्वी का गुर्दा या किडनी किसको कहा जाता है? मैंग्रोव वनस्पति को। और सुंदरवन के डेल्टा में एक वनस्पति पाई जाती है, एक वृक्ष पाया जाता है जिसे कहते हैं सुंदरी वन। क्या नाम है? सुंदरी वन। और ये सुंदरवन का डेल्टा ज़्यादातर ये पश्चिम बंगाल में है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर है? भारत में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गंगा नदी को लेकर के ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं गंगा में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम बात करने वाले हैं गंगा में दाहिने ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में। गंगा में दाहिने ओर से मिलने वाली नदियां, ये गंगा नदी, यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली है, इसका नाम है यमुना। नाम क्या है? यमुना। इस यमुना की लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर। इसी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं इस तरीके से। इस तरीके से, और ये यमुना नदी है ना जिस जगह पर मिल रही है गंगा में, उसका नाम है प्रयागराज। ये नदी है चंबल, चंबल, और ये है सिंध, और ये है बेतवा, बेतवा, और ये है केन। यानी एक चंबल है यमुना की सहायक, एक सिंध है यमुना की सहायक, एक बेतवा और एक कौन सी है? केन। हम वहीं बात करें चंबल की, तो चंबल जहाँ से निकली है उस पहाड़ी का नाम है जाना पाव, जाना पाव की पहाड़ी। कहाँ से निकली है ये जाना पाव की पहाड़ी से निकली है, और जाना पाव की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में। कहाँ से निकली है? मध्य प्रदेश से निकली है। राजस्थान में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है, और राजस्थान के बाद धौलपुर से होती हुई आगरा में प्रवेश करती है, और जैसे ही आगरा में चली जाती है, आगरा से आगे इटावा में जाके यमुना से मिलती है। आगरा से आगे किस में जाके मिलती है? ये इटावा में जाके मिलती है। तो इटावा में यमुना से जाके मिलती है। वहीं हम बात करेंगे सिंध की, तो इस सिंध का जो उद्गम है वो है विदिशा। कहाँ पर है? मालवा का पठार, मालवा का पठार। यानी सिंध नदी कहाँ से निकली है? मालवा के पठार से निकली है, और मालवा के पठार से निकलकर ये यूपी में प्रवेश करती है, और यूपी में एक जगह है, जिला है जिसका नाम है जालौन। कौन सा जिला है? जालौन। जालौन में ये यमुना से जाके मिलती है। वहीं हम बात करेंगे बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी है ना ये झीरी, झीरी ये रायसेन जिले में पड़ता है। रायसेन जिले में ये झीरी नामक स्थान से निकलती है, और निकलने के बाद ये यूपी में प्रवेश करती है ललितपुर से होती हुई। ये ललितपुर से आगे होती हुई ये हमीरपुर में जाके यमुना से मिलती है। कहाँ मिलती है? हमीरपुर में यमुना से जाके मिलती है। अगर हम बात करेंगे केन की, तो केन ये केन नदी जिस जगह से निकली है वो है कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। और कैमूर की पहाड़ी से निकलने के बाद में ये नदी जाकर के बांदा में मिलती है। बांदा, ये बांदा यूपी का जिला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये निकली कहाँ से कहाँ जाके मिल रही हैं। और आगे हम एक और नदी की बात करेंगे, वो नदी है टॉन्स। कौन सी नदी है? टॉन्स नदी है। टॉन्स नदी, टॉन्स नदी है ये। और ये नदी भी कहाँ जा कर के मिलती है? प्रयाग में। प्रयाग में संगम पर नहीं मिलती है, प्रयाग से थोड़ी आगे जाके मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉन्स नदी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। अगर हम बात करेंगे ये कहाँ से निकली है, तो ये निकली है तमसा कुंड से। कहाँ से निकली है? तमसा कुंड। और तमसा कुंड कहाँ पर है?
मध्य प्रदेश में। कैमूर की पहाड़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। रायसेन जिला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और ये जाना पाव की पहाड़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहीं से हम आगे बात करेंगे एक और नदी की जो बह के आती है, इसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। अगर सोन नदी के उद्गम की बात करेंगे तो ये अमरकंटक, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और ये यूपी में सोनभद्र जिले से प्रवेश करती है। सोनभद्र जिले से आगे बहती हुई ये पटना के पास दानापुर नामक स्थान पर मिलती है। कहाँ मिलती है? पटना में दानापुर नामक स्थान पर। तो हम ये कह सकते हैं, देखो जितनी भी नदियाँ मध्य प्रदेश से निकली सब यूपी में आकर के मिल रही हैं। तो इसका मतलब है इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, ये आकर के ठहरी है यूपी में। तो हम ये कह सकते हैं कि नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नदियों का मायका किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। और नदियों का ससुराल किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, आने की संभावना भी है इसकी कि नदियों का मायका किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम एक दो पॉइंट की बात करें इस गंगा नदी की लंबाई को लेकर, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। मेरे प्यारे दोस्तों, 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा बदायूं जिले में बहती है। अगर हम वही बात करेंगे, गंगा नदी पे एक जो बिहार का एक जिला जिसका नाम है भागलपुर, वहाँ पर गांगे डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है। ये गांगे डॉल्फिन स्वच्छ जल में रहती हैं, शुद्ध जल में रहती हैं। अगर इनकी संख्या में वृद्धि होती है तो गंगा का पानी स्वच्छ है, और यदि इनकी संख्या में कमी होती है तो गंगा का पानी स्वच्छ नहीं है। इन्हीं से पता चलता है ये भागलपुर में बनाया गया है गांगे डॉल्फिन के लिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछे कि गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया? तो गांगे डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा 5 अक्टूबर 2009 में गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गंगा नदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो हमने ज़्यादातर कवर कर लिए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादातर जो आएंगे वो यहीं से आएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।